2022-23 के अंदर भारत ने जो टोटल ऑयल इंपोर्ट किया था वो था 2,32,561 मेट्रिक टन, जो कि भारत की टोटल ऑयल रिक्वायरमेंट का लगभग 85% था। यानी कि भारत जितना भी टोटल ऑयल यूज करता है उसका 85% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जो कि रशिया, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे कई सारे देशों से होता है, जिसकी वजह से भारत के अंदर एनर्जी इनसिक्योरिटी भी क्रिएट होती है। देखो सीधी सी चीज़ है, अगर हम ऑयल इंपोर्ट ही कर रहे हैं तो फिर जिस देश से ऑयल आ रहा है वो हमारी ऑयल की सप्लाई को कभी भी रोक सकता है। इवन दूसरे देश भी इसके ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रशिया से भारत को बहुत ज़्यादा ऑयल आता था, पर यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सैंक्शंस लगने की वजह से भारत के ऑयल सप्लाई के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ रहा है। इवन भारत एक समय पे ईरान से भारी मात्रा में ऑयल लेता था, बट यहाँ पर भी जेसीपोआ के तहत सैंक्शंस जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा लगा दिए गए थे, जिसके बाद से भारत जीरो ऑयल इंपोर्ट पॉलिसी ईरान से अपनाए हुए है। ऐसी कंडीशन में भारत के अंदर एनर्जी इनसिक्योरिटी देखने को मिलती है। इसी की तरीके से नेचुरल गैस में भी हम लोग को दिखाई देता है, क्योंकि नेचुरल गैस का लगभग 51% भारत ऑयल इंपोर्ट करता है, जिसका एक बड़ा भाग कतर से आता है, जिसके कारण से भी भारत के अंदर एनर्जी इनसिक्योरिटी देखने को मिलती है। अब आप कहोगे पर भारत के पास में तो भारी मात्रा में कोयला है ना, तो फिर एनर्जी इनसिक्योरिटी क्यों है? देखो, कोयले का प्रयोग आप हर जगह नहीं कर सकते। कोयला जो है वो मशीनों में प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप कोयला जलाते हो तो उसके अंदर ऐश निकलता है। अब अगर आप गाड़ी के टंकी में कोयला डाल के उसको जलाओगे तो टंकी में कुछ नहीं बचेगा, बस कोयले की राख ही राख बचेगी। बार बार उस टंकी में से आपको राख जो है वो निकालनी पड़ेगी। ऐसी कंडीशन में कई सारी मशीनों के अंदर आप कोयला डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। आप कोयले को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो और फिर उसी इलेक्ट्रिसिटी से आप अलग अलग जगहों पर यूज़ कर सकते हो। जबकि आप ऑयल और नेचुरल गैस को डायरेक्टली गाड़ी और मशीनों के अंदर डाल सकते हो, क्योंकि इसको प्रयोग करने के बाद में कोई भी ऐश जो है वो नहीं निकलती। इसी कारण से ओएनजीसी देश के अलग अलग भागों के अंदर ऑयल और नेचुरल गैस ढूंढ रही है, क्योंकि भारत के अंदर ऑलरेडी ऑयल की शॉर्टेज है और हम इंपोर्ट के लिए डिपेंडेंट हैं। ऐसी कंडीशन में ओएनजीसी, जिसने पहले भी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदी के बेसिन के पास में ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व्स पाए हैं, उसको लगता है कि ब्रह्मपुत्र के साथ में गंगा नदी के बेसिन पे भी हम लोगों को ऑयल मिल सकता है। और इसी कारण से यहाँ पर 3D डाटा जो है वो निकाला गया, और उस डाटा के आधार पर बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर ये पाया गया कि यहाँ पर ह्यूज ऑयल रिजर्व पाए जा सकते हैं। थोड़े समय पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी कि बिहार के अंदर ह्यूज ऑयल रिजर्व्स मिले हैं। उसके बाद अब बलिया के अंदर भी ह्यूज ऑयल रिजर्व्स के आशंकाएं लगाई जा रही हैं, क्योंकि ओएनजीसी ने घोषित कर दिया है अपने इनिशियल सर्वे के अंदर, जो कि जियोकेमिकल, ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक सर्वे के आधार पर हुई है, कि यहाँ पर ऑयल और नेचुरल गैस के डिपॉजिट जो हैं वो पाए जा सकते हैं। ये ऑलरेडी कंफर्म किया जा चुका है। अभी बलिया के आसपास जो वेनु रत्तू चक है, वहाँ के हाईवे के पास सागरपल्ली विलेज है, वहाँ से ऑयल की ड्रिलिंग जो है वो करना शुरू कर दी गई है। अगर ऑयल की ड्रिलिंग हो जाती है और यहाँ पे पता लग जाता है, कंफर्म हो जाता है कि ऑयल है, क्योंकि अभी ओएनजीसी की आशंकाएं हैं, इनिशियल सर्वे से ये पता लगा है कि ऑयल प्रेजेंट है। ड्रिलिंग के बाद कंफर्म हो जाता है कि भाई अगर यहाँ पे ऑयल प्रेजेंट है तो उसके बाद में एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस जो है वो यहाँ पर शुरू की जाएगी। अब बात आती है कि ओएनजीसी ने यहाँ पर ऑयल ढूंढना शुरू किया कैसे। देखो, ओएनजीसी को पहले से लगता था जैसे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी इनके बेसिन के यहाँ पे तेल मिले हैं, वैसे ही गंगा बेसिन के यहाँ पे भी तेल मिल सकते हैं। इसी कारण से ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम के तहत समस्तीपुर से लेके बलिया तक जो इलाका है वहाँ पर 3D मैपिंग की गई थी, और 3D डाटा के आधार पर ये पता लगा कि यहाँ पर कई सारे रीजन के अंदर तेल पाए जा सकते हैं। शुरुआत के अंदर बिहार के अंदर तेल की आशंकाएं लगाई गई और वो बिल्कुल सही भी हुई, जिसके बाद में फिर बलिया के अंदर तेल की आशंकाएं लगाई गई और उसके बाद में यहाँ पर भी पाया गया है कि तेल के रिजर्व्स तो हैं, बट अब उसे ड्रिल करने की देर है, और इसी कारण से यहाँ पे ड्रिलिंग की प्रोसेस चल रही है। अगर यहाँ पर ऑयल पाया जाता है तो उसकी वजह से यूपी और इंडिया दोनों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। इसी कारण से यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर एनर्जी अलग लेवल पे है। लगभग 50 से ज़्यादा लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और 50 से ज़्यादा लोग यहाँ पर ऑयल रिजर्व्स को प्राप्त या ढूंढने का
प्रयास कर रहे हैं कि भाई वो ऑयल रिजर्व जो है वो यहाँ पर मिल जाए। अगर ऑयल रिजर्व मिल जाते हैं तो इस रीजन के अंदर नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, और इवन जो नॉर्थ इंडिया के अंदर हम नई ऑयल रिफाइनरीज बना रहे हैं उनको डायरेक्टली ऑयल का रिसोर्स मिल जाएगा। साथ में इंडिया की जो ऑयल की डिपेंडेंसी है इंपोर्ट के ऊपर वो भी कम होती हुई दिखाई देगी। अब बात ये आती है कि गंगा बेसिन के अंदर तेल आया कैसे। देखो, सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि तेल और नेचुरल गैस किसी भी रीजन के अंदर कैसे बनता है। देखो, 400-500 साल पहले किसी रीजन के अंदर अगर जानवर रहते होंगे तो वो जानवर ऑब्वियसली उनकी डेथ होगी, क्योंकि इस दुनिया के अंदर कोई भी इमोर्टल तो है नहीं। अब मान लो ये जानवर की डेथ हुई, डेथ होने के बाद में जानवर के तो कोई अंतिम संस्कार होता नहीं है, तो वो जानवर जो है उनकी लाशें वहीं पड़ी रहेंगी। धीरे धीरे करके क्या होगा, वहाँ पर सैंड वगैरह ये सब आती जाएंगी और ये लाश जो है वो सैंड के अंदर दबती चली जाएगी। अगली सैंड की लेयर आएगी, अगली सैंड की लेयर आएगी, अगली सैंड की लेयर आएगी। जैसे जैसे लेयर आती जाएगी नीचे की तरफ प्रेशर और हीट बढ़ता जाएगा, और इस हाई प्रेशर और हीट की कंडीशन के अंदर जो प्लांट और नेचुरल एनिमल के रिमेन्स है वो ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये क्लियर है कि ऑयल और नेचुरल गैस सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि इस तरीके से जो ऊपर रॉक्स बनी है ये सेडिमेंट्री रॉक कहलाती है। हालांकि इस दुनिया के अंदर जितनी भी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनके अंदर ज़रूरी नहीं ऑयल मिले ही, ये कुछ ही प्रकार की सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं जिनके अंदर ऑयल मिलता है। अब बात आती है कि किस प्रकार की सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ऑयल मिलता है। देखो, ऐसी सेडिमेंट्री रॉक जिनके अंदर 3 कंडीशन पूरी होती है। पहला है पोरोसिटी, दूसरी है परमिएबिलिटी, तीसरी है इम्परवियस लेयर। अब इन कंडीशन से कैसे किसी रीजन के अंदर ऑयल मिल सकता है इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखो, मान लो कि ये पत्थर है, इस पत्थर के अंदर ऑयल है, क्योंकि पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है, पेट्रोलियम का कुल मतलब ही है कि पत्थर के अंदर छिपा हुआ तेल। मान लो सालों पहले यहाँ पर जानवर मरे थे और उन जानवर के मरने के बाद इसी रीजन के अंदर से सैंड वगैरह भी हो गई, प्रेशर भी बन गया, उसकी वजह से यहाँ पर तेल भी आ गया, और वो तेल जो है वो ऑब्वियसली उस पत्थर के अंदर रहेगा। अब हम उस पत्थर को निकाल के उसको ऐसे निचोड़ के उसके अंदर से तेल नहीं निकाल सकते, सीधी ये चीज़ है, क्योंकि वो पत्थर है, वो कोई स्पंज नहीं है। ऐसी कंडीशन में अगर इस पत्थर के अंदर पोरोसिटी होगी तो क्या होगा कि अंदर से तेल जो है वो बह बह के एक रास्ते से निकलते जाएगा। परमिएबिलिटी होगी तो वो क्या होगा, हर पत्थर को क्रॉस करता जाएगा। जैसे मान लो इस पत्थर में भी तेल है और इस पत्थर में भी तेल है, तो ये दोनों रास्ता बना के तेल जो है वो यहाँ पर आता जाएगा। वो परमिएबिलिटी और पोरोसिटी पे डिपेंड करता है। अब मान लो कि यहाँ पर तेल और गैस के रिजर्व जो है वो आ गए, है ना, एक बड़े इलाके के अंदर। इसके ऊपर एक ऐसी लेयर है जो कि इम्परवियस रॉक है, मतलब जिससे ना तेल पास हो सकता है ना गैस पास हो सकती है, इसके अंदर कोई पोरोसिटी नहीं है। तो फिर क्या होगा, ये ऑयल और गैस जितनी भी होगी ना वो सब यहाँ जमा हो जाएगी। इसे ऐसे समझो कि पहले ऐसी ढलान है पानी की, और फिर उसके बाद अचानक से ऐसा ऊंचा इलाका है ना, तो पानी क्या होगा, ऐसे बह के यहाँ पर जमा हो जाएगा और फिर आप इजीली इस पानी को ले सकते हो। सिमिलरली रॉक के अंदर जो तेल होता है वो तेल पहले अलग अलग जगहों से बहेगा। कहाँ से बहेगा, जहाँ पर परमिएबल और पोरस मेम्ब्रेन्स हैं, पोरस रॉक्स हैं, वहाँ से वो बह के कहाँ आ जाएगा, एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। कहाँ इकट्ठा होगा, जहाँ से इम्परवियस रॉक शुरू हो जाएंगी। ऐसी जगहों पर तेल के बड़े रिजर्व जो है बन जाएंगे और इसे आसानी से फिर एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। अदरवाइज अगर अलग अलग रॉक के अंदर तेल होगा तो उसे कभी भी एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, और अगर किया भी जा सकता होगा तो वो इकोनॉमिकल नहीं होता। इस कारण से इन 3 कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी है तेल के लिए, और ये सारी कंडीशन गंगा के आसपास फुलफिल होती है, क्योंकि गंगा बेसिन जो है वो लगभग 50 मिलियन साल पुराना है। इस कारण से वहाँ पर जानवर जो है वो पुराने समय पर मरे होंगे। अब फिर उसके बाद गंगा नदी जो है वो सालों से सेडिमेंट लेके आ रही है हिमालय से, जो कि वहाँ पर जमते जा रहे हैं, और इसकी वजह से वहाँ पर ऑयल जो है वो क्रिएट हो सकता है, ठीक उसी तरीके से जैसे कृष्णा गोदावरी बेसिन के आसपास क्रिएट हुआ है। इसी कारण से ONGC गंगा बेसिन के आसपास अभी तेल ढूंढने का प्रयास कर रही है, और अगर यहाँ पर तेल मिल जाता है तो फिर भारत के ऑयल रिजर्व्स के अंदर बड़ी बढ़ोतरी होगी। आप ऑलरेडी देख सकते हो कि ONGC द्वारा कई सारे रीजन के अंदर तेल जो है वो ढूंढा जा चुका है, और अधिकतर जो रीजन जहाँ पर तेल ढूंढा गया है वो आप देख सकते हो सोन बेसिन, दामोदर वैली बेसिन, प्राणहिता गोदावरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, और ये ब्रह्मपुत्र नदी वाला बेसिन है जहाँ पर हम लोगों को तेल मिला है। इसके अलावा
ऑफशोर रीजन के अंदर तेल है और इधर राजस्थान वाले इलाकों के अंदर हम लोगों को तेल मिला है, जो कि क्लियरली दर्शाता है कि अगर गंगा के आसपास भी तेल मिल जाएगा तो फिर उसकी वजह से भारत की जो ऑयल इंडिपेंडेंस है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अभी आप क्लियरली देख सकते हो कि भारत को रशिया के ऑयल सप्लाई पे निर्भर रहना बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, क्योंकि रशिया के ऊपर जो रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सैंक्शंस लगे वो रशिया के ऑयल सप्लाई को इंडिया के अंदर डायरेक्ट असर डालेंगे। आप उसके लिए कई सारी वीडियो जो कि मैंने पाथफाइंडर चैनल के ऊपर डाली हुई है उसे देख सकते हो, ताकि आप समझ जाओगे कि भाई किस तरीके की इनसिक्योरिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। सिमिलरली सऊदी अरेबिया ने, जब हम लोगों ने कहा कि भाई आप प्राइस मत बढ़ाओ, तो सऊदी अरेबिया ने भारत को कहा कि अगर आपको प्राइस कम चाहिए तो आप अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से तेल ले लो, जो कि एक बहुत ही अनडिप्लोमेटिक स्टेटमेंट था। ऐसी कंडीशन में हम किसी भी कंट्री के लिए ऑयल जैसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं रह सकते। और ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर तेल नहीं है, हमारे पास में तेल है, पर उसे ठीक से एक्सप्लोर सालों से नहीं किया गया है। आप क्लियरली देख सकते हो चाइना जैसे देशों के पास में भारी मात्रा में मिनरल्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो एक्सप्लोरेशन एक्सट्रैक्शन के कामों के अंदर काफ़ी मात्रा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, जो कि भारत के अंदर नहीं है। ऐसी कंडीशन में भारत को माइनिंग और एक्सप्लोरेशन के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे #10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप हमारे सेंटर्स पर जुड़ना चाहते हो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने लिंक दी हुई है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी है, इस पर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए, फॉर एग्जांपल मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट और एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, तो ये सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी है, वहाँ पे से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।